चलिए, आज का टॉपिक हमारा है उत्तराखंड सांस्कृतिक तत्व या उत्तराखंड कल्चरल एलिमेंट या सांस्कृतिक तत्व। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझें कि आपका संस्कृति क्या होती है। इसको हम कल्चर बोल रहे हैं। कल्चर क्या होता है और इसका क्या महत्व है। ठीक, कल्चर हम किसको बोलेंगे? कोई भी मानव समुदाय है या मानव समूह है, उसका ऐतिहासिक विकास क्रम जो हुआ है, उसने अपने ऐतिहासिक विकास क्रम के दौरान अपना जो जीवन जिया है, अपना जीवन जीने के लिए उसने जिस एक विशेष शैली का या स्टाइल का प्रयोग किया है, या जो भी उसके जीवन यापन के दौरान एक विशेष शैली उत्पन्न हुई है जो उसके जीवन यापन में सहयोगी थी, उसी को हम क्या बोलेंगे? उसके संस्कृति हम बोलते हैं। और यही संस्कृति होती है जिससे हम अलग अलग समुदायों के रूप के बीच में क्या करते हैं? विभेद करते हैं। तो हम संस्कृति को ये बोल सकते हैं कि कल्चर या संस्कृति आपकी क्या है कि किसी भी मानव समूह के ऐतिहासिक विकास क्रम में जीवन यापन की जो विशेष शैली उत्पन्न होती है, जिसका वह प्रयोग करता है, वह उस मानव समूह की संस्कृति कहलाती है। उसी को हम उस मानव समूह की क्या बोलते हैं? संस्कृति कहते हैं। ठीक, और यही एक संस्कृति होती है जो अलग अलग समुदायों के बीच में विभेद करती है। जैसे उदाहरण के लिए हम समझें, मैंने ये बोला कि आपका विभेद करती है, हम दोनों को पहचान सकते हैं कौन सा किस कल्चर से जुड़ा हुआ है। ठीक, जैसे इसमें कौन कौन से चीज़ों को हम देखते हैं, संस्कृति में किन किन तत्वों को हम शामिल कर सकते हैं। इसके तत्व क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला हम देखें भाषा। भाषा आपका क्या है? एक सांस्कृतिक तत्व है। जैसे समझे, आप उत्तराखंड को लेके चलें, उत्तराखंड में एक समुदाय आपका जौनसारी और एक समुदाय आपका कुमाऊनी, एक समुदाय आपका गढ़वाली भी है। ठीक, तो कुमाऊनी लोगों की हम भाषा देखें, एक समुदाय आपका हो गया कुमाऊनी, एक आपका हो गया गढ़वाली और एक आपका हो गया जौनसारी। तीनों में हमें विभेद करना है कि कौन सा व्यक्ति गढ़वाली का है या कौन सा व्यक्ति आपका जौनसारी है, कोई आपका कुमाऊनी है। ठीक, सबसे पहले किस पर हम डिफरेंस कर सकते हैं? इनके सांस्कृतिक तत्व को देखें तो भाषा के आधार पर इनमें विभेद किया जा सकता है। दूसरा, इनके पहनावे के आधार पर इनमें डिफरेंस किया जा सकता है। इनकी भाषा, गढ़वाली लोग जो बोलते हैं उनकी भाषा में थोड़ा सा आपको अंतर देखने को मिलता है, जौनसारी भाषा में थोड़ा बहुत आपको क्या देखने को मिलता है? अंतर मिलता है। ठीक, तो तीनों की भाषाओं को हम देखें तो तीनों की भाषाएं आपकी क्या अलग अलग हैं। ठीक, इसके अलावा पहनाव को लेकर हम चलें तो कुमाऊनी लोगों का जो पहनावा आपके अलग है, जौनसारी लोगों का पहनावा आपका अलग है, तो हम इसके आधार पर भी इन पर विभेद कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखें आपका त्योहार हो गए या फिर आपके फेस्टिवल हो गए, इनमें भी हमको क्या देखने को मिलता है? अंतर देखने को मिलता है। ठीक, इसके अलावा हम देखें आपका शिल्प कला हो गई, नृत्य कला हो गई, नृत्य कला, इसके अलावा शिल्प कला, इन सभी चीजों में हम देखें तो इन सभी चीजों में आपको क्या देखने को मिलता है? अंतर देखने को मिलता है। या सभी तीनों कम्युनिटी में हम देखें तो तीनों में ये सारी चीजें आपकी क्या अलग हैं। ठीक, जैसे साधारण से उदाहरण को हम लेके चले, एक आपका नाक में पहनने वाला आभूषण होता है जिसको हम बोलते हैं नथुली या नथ करके, नथ, या इसी को हम बोलते हैं आपका नथुली। ठीक है, या एक दूसरी चीज को लेके चलें, आपका एक शब्द होता है पिछौड़ी या पिछौड़ा करके हम जिसको बोलते हैं। ठीक है, मुख्यतः कुमाऊं में अगर हम देखें तो कुमाऊं में पिछौड़े का चलन है, या कुमाऊं में पिछौड़े का प्रयोग हर एक उसमें किया जाता है। जो भी आप घर में कोई सांस्कृतिक कार्य, सॉरी आपका घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान है या कोई भी आपके परिवार में आपका किसी का कोई कार्य है, तो उसमें आपका मुख्यतः पिछौड़े का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जबकि गढ़वाल में हम देखें तो गढ़वाली में पिछौड़े का प्रयोग नहीं होता है। ठीक, नथ को हम देखें तो इनमें डिजाइन में आपको अंतर देखने को मिलता है कुमाऊनी और गढ़वाली में। ठीक, और गढ़वाल में नथ के स्थान पर एक दूसरे आभूषण का प्रयोग किया जाता है जिसको हम बुलाक करके बोलते हैं, जिसको हम आपका बोलते हैं बुलाक। ठीक है, और नथ को तो आपके नाक के साइड पर बल्कि उसको बीच में पहना जाता है। ठीक, तो कहीं ना कहीं इन सभी चीजों में देखने को हमें क्या मिल रहा है? अंतर मिल रहा है। ठीक है, तो हम सीधे से ये बोले कि किसी मानव समूह का जो ऐतिहासिक विकास क्रम है
उस विकास क्रम के दौरान उसने अपने जीवन यापन में या अपने जीवन यापन के दौरान जिस एक प्रकार की विशेष शैली का या स्टाइल का उसने प्रयोग किया है, उसी को हम उसका क्या बोल रहे हैं, संस्कृति उसकी बोलते हैं। अब वो भाषा भी हो सकती है, वो उसका पहनावा भी हो सकता है, वो उसका खान पान भी हो सकता है, वो उसकी नृत्य कला भी हो सकती है, वो उसके त्योहार हो सकते हैं, वो उसके शिल्प कला हो सकती है। इन सभी चीजों को हम क्या करते हैं, सांस्कृतिक तत्वों के अंतर्गत शामिल करते हैं। ठीक है। अब जैसे हम उत्तराखंड में हम देखें संस्कृति को लेकर या उत्तराखंड के सांस्कृतिक तत्वों को लेकर देखें तो उत्तराखंड में कई सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें किस पर, चित्रकला पर। सबसे पहले बात करें चित्रकला पर, तो उत्तराखंड में हम देखें तो चित्रकला यहाँ की अगर देखी जाए, या चित्रकला का अर्थ क्या हो गया, मुख्यतः चित्रों को बनाना, और किस प्रकार से चित्रों को बना रहे हैं, किस प्रकार से या किन चीजों से चित्रों को बना रहे हैं, उन सभी चीजों को हम किस में देखते हैं, चित्रकला में देख सकते हैं। ठीक। उत्तराखंड में मुख्यतः देखें तो उत्तराखंड के क्षेत्रों में कई ऐसी जगह आपकी हैं जहां पर चित्रकला के हमें बहुत पुराने या प्राचीन प्रमाण भी मिल जाते हैं। ठीक है। जिनमें एक स्थान आपको याद होगा जिसको हम बोलते हैं लाखू गुफा। लाखू गुफा, और गुफा को उत्तराखंड के लोकल लैंग्वेज में आपका बोला जाता है उडियार। लाखू गुफा ये आपका उडियार, और लाखू गुफा उडियार जो आपका है, लाखू गुफा बोले या उडियार इसको हम बोले हैं, तो इसी आपका मुख्यतः कहां पर, आपके दलबैंड बाड़ेछिना अल्मोड़ा में, दलबैंड बाड़ेछिना अल्मोड़ा में स्थित एक गुफा हमें मिली है जिसको हम लाखू गुफा करके बोल रहे हैं। ठीक है। इस गुफा में हम देखें तो इस गुफा में कई सारे पुराने चित्र हमको क्या हुए, प्राप्त हुए हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं कि यहां से हमें प्राचीन चित्र आपको यहां से क्या हुए, प्राप्त हुए हैं। अब इसको हम देखें, लाखू गुफा को अगर देखा जाए तो लाखू गुफा के लिए एक शब्द जरूर याद रखेंगे कि लाखू गुफा सुयाल नदी के तट पर है, और सुयाल नदी का ही एक अन्य नाम है, इसी को हम आपका क्या बोलते हैं, सालमती नदी भी बोलते हैं। इसी का एक अन्य नाम हमको मिलता है कि इसी को आपका क्या बोला जाता है, सालमती नदी करके इसको बोला जाता है। तो लाखू गुफा आपके अल्मोड़ा में सुयाल नदी के तट पर है, और यहीं से हमको प्राचीन चित्र या प्राग ऐतिहासिक कालीन चित्र आपको मिले हैं। तो याद रखना कि ये जो चित्र है ये प्राग ऐतिहासिक काल के चित्र हैं। ये जो चित्र हैं ये प्राग ऐतिहासिक काल से संबंध रखते हैं। ठीक है। दूसरा, इन्हीं के लिए याद रखना है कि यहां से हम देखें तो यहां से जो हमें चित्र मिले हैं वो मानव के भी चित्र हैं, इसके अलावा पशुओं के भी चित्र हैं। यहां से मानव व पशु के चित्र आपको प्राप्त हुए हैं। मानव के चित्रों की संख्या देखें या पशुओं के चित्रों की संख्या देखें तो इनकी संख्या आपको अलग अलग मिलती है। यहां पर मानव के चित्रों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है, 34 है। यानी यहां पर 34 जो चित्र है उनमें किसको दिखाया गया, मानव को या मनुष्य को दिखाया गया, जबकि 28 चित्र ऐसे हमें प्राप्त हुए हैं जो कि यहां आपके पशुओं के बने हुए हैं। तो यहां से मानव और पशु दोनों के चित्र मिले हैं जिनमें मानवों की संख्या 34 है और पशुओं की संख्या 28 है। ठीक। अब इन चित्रों की हम विशेषता देखें तो यहां पर जो चित्र बनाए गए हैं, यहां पर मानव को समूह नृत्य या ग्रुप डांस करते हुए दिखाया गया है। मनुष्य को यहां पर ग्रुप डांस या नृत्य करते हुए दिखाया गया है एक समूह में। ठीक। दूसरा, इन चित्रों की विशेषता ये है, या फिर यहां से जो हमें चित्र मिले हैं या यहां से जिस प्रकार के चित्र मिले हैं इसी प्रकार के जो हमें चित्र मिले हैं वो मध्य प्रदेश में गुफा आती है, उसको हम बोलते हैं भीमबेटका गुफा। ठीक। तो ये पॉइंट जरूर याद रखना है कि लाखू गुफा से जो प्राप्त शैल चित्र हैं या फिर यहां से जो प्राप्त हमें चित्र हैं वो भीमबेटका शैल चित्रों के समान है। तो लाखू गुफा से प्राप्त चित्र भीमबेटका गुफा चित्र के समान है। कौन सा, आपके जो लाखू गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं ऐसे ही चित्र हमें कहां से मिला, आपके भीमबेटका से भी मिले हैं।
और भीमबेटका जो गुफा है या भीमबेटका गुफा जो प्राप्त हुई है, ये कहां से प्राप्त हुई? आपको मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई है। ठीक, कुछ और इसमें हम देखें तो इन चित्रों की खोज करने वाला या लाखों गुफा की जो खोज करने वाले व्यक्ति थे वो आप कहते हैं एमपी जोशी। एमपी जोशी, या इनका पूरा नाम याद रखें महेश्वर प्रसाद, महेश्वर प्रसाद जोशी। तो इनकी खोज करने वाला या इस जो गुफा की खोज की गई थी वो महेश्वर प्रसाद जोशी के द्वारा की गई थी। ठीक, तो हमको लाखों गुफा एक ऐसा स्थान हमें प्राप्त हुआ है जहां से प्राचीन काल के प्रागैतिहासिक काल के क्या मिल जाते हैं? चित्र हमें मिल जाते हैं। ठीक, इसके अलावा हम देखें उत्तराखंड में कई और स्थान भी हैं, केवल लाखों गुफा ऐसा स्थान नहीं है कि जहां से हमें इस तरह के चित्र मिले हैं। इसके अलावा हम देखें उत्तराखंड में कई अन्य स्थान भी हैं जहां पर इसी प्रकार के हमें चित्र मिले हैं। जैसे एक गुफा आपकी है जिसको हम बोलते हैं ग्वारख्या गुफा। एक गुफा आपकी है जिसको हम बोलते हैं ग्वारख्या गुफा। ठीक है, ग्वारख्या गुफा को अगर देखा जाए या ग्वारख्या गुफा की हम बात करें तो ग्वारख्या गुफा जो स्थित है ये आपकी स्थित है चमोली में, और गढ़वाल क्षेत्र में बहने वाली जो मुख्य नदियां हैं उनमें से एक नदी आपके है जिसको हम बोलते हैं अलकनंदा नदी। ठीक, तो ग्वारख्या जो गुफा है ये मुख्यतः अलकनंदा नदी के तट पर ही स्थित है। ठीक, दूसरा इसके नाम को अगर हम बात करें, क्योंकि इसका नाम आपको दिख रहा है ग्वारख्या गुफा है, तो मुख्यतः इसको ग्वारख्या गुफा जो बोला जाता है वो मुख्यतः ग्वारख्या का वो बोला गया था किसके कारण? गोरखों के कारण। इसके प्रारंभ में इसके लिए मान्यता एक प्रचलित थी या फिर एक मुख्यतः एक अवधारणा इस गुफा के लेकर चलती थी कि यहाँ पर गोरखे अपने जो चुराया हुआ माल है या फिर लूटा हुआ जो धन है या जो सामान है उस पूरे सामान को इस क्षेत्र में या फिर यहाँ पर छुपाते थे। ठीक, इसलिए इसका जो नाम दिया गया वो आपका क्या दिया गया? ग्वारख्या गुफा दिया गया। ठीक है, तो इसका नाम याद रखना कि इसका जो नाम ग्वारख्या गुफा दिया गया है ये किसके कारण दिया गया है? गोरखों के कारण इसका नाम ग्वारख्या गुफा दिया गया है। इसकी खोज करने वाले या इसका खोजकर्ता जो व्यक्ति हैं वो आपके कौन है? राकेश भट्ट हैं। इसके खोजकर्ता जो व्यक्ति है वो आपके कौन है? राकेश भट्ट है। और दूसरा मैंने बोला कि ये जो स्थल है ये स्थल आपका अलकनंदा नदी के तट पर, अलकनंदा नदी तट पर डुंगरी गांव चमोली में स्थित है। अलकनंदा नदी के तट पर डुंगरी गांव चमोली में स्थित जो स्थल है वो आपका कौन सा? ग्वारख्या गुफा है। ठीक, इस एक स्थल को हम देखें, जैसे हम लाखों गुफा की बात कर रहे थे तो लाखों गुफा से आपको मानव के चित्र मिले हैं, इसके अलावा पशुओं के चित्र मिले हैं। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ ग्वारख्या गुफा से भी आपको क्या मिले हैं? रंगीन चित्र मिले हैं। याद रखेंगे कि यहाँ से जो चित्र हमें मिले हैं वो क्या है? आपके रंगीन हैं या फिर कलरफुल चित्र यहाँ से मिले हैं। ठीक है, जिनमें आपके पशुओं के चित्र भी मिलते हैं, इसके अलावा मानव का चित्र भी मिलता है। ठीक, तो यहाँ पर मानव के साथ साथ आपको भेड़, बारहसिंगा, इसके अलावा लोमड़ी आदि के क्या मिल जाते हैं? आपको चित्र यहां पर मिल जाते हैं। तो यहां पर मानव के चित्र हैं, भेड़ के चित्र हैं, बारहसिंगा के चित्र हैं, इन सभी चीजों के चित्र यहां पर क्या आपके बने हुए हैं। ठीक, अब इन चित्रों का विषय हम देखें या इन चित्रों की जो यह चित्र हमें प्राप्त हुए हैं इन चित्रों की विषय वस्तु को अगर हम देखें, इन चित्रों की विषय वस्तु या इनके विषय को हम देखें तो यहाँ पर इन चित्रों में दिखाया गया है कि पशु को हांका देकर रोका जा रहा है। ठीक है, तो याद रखना कि इनकी विषय वस्तु क्या है? पशुओं को हांका देकर रोकना है। इनकी जो विषय वस्तु है वो आपका क्या? पशुओं को हांका देकर रोकना है। तो हमें चमोली से इस प्रकार के क्या मिले? चित्र मिले हैं जिनकी खोज आपके किसके द्वारा की गई है? आपके राकेश भट्ट जी के द्वारा की गई है। ठीक, तो मुख्यतः दो स्थल हमने पढ़े, एक लाखों गुफा हमने देखा, एक दूसरा हमने देखा ग्वारख्या गुफा। ठीक है, इसी तरह का हम चित्र देखें तो इसी तरह के एक और स्थान हमें प्राप्त हुआ है जिसको हम बोलते हैं लुएथाप। एक अन्य स्थल हमें प्राप्त होता है जिसको हम बोलते हैं लुएथाप। ठीक है, अब लुएथाप को अगर समझे इसके नाम के पीछे देखें तो लुए जो शब्द होता है या लुए का जो अर्थ होता है यह आपका होता है ब्लड या खून।
उत्तराखंड की स्थानीय भाषा में लुई जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ब्लड या खून के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक। थाप का अर्थ हो गया चिन्ह या निशान। जो थाप का अर्थ हुआ, थाप का अर्थ आपका होगा चिन्ह या आपका हो गया निशान। ठीक है, यानी इसके लिए याद रखना कि यहां पर जो चित्र मिले हैं उनका रंग कैसा है? खून के रंग के समान है। यानी यहां जो चित्र प्राप्त होंगे कैसे होंगे? आपके लाल रंग के चित्र यहां प्राप्त हुए। ठीक है, कई बार प्रश्न आया है कि आपका लोथाप के चित्रों में किस प्रकार के रंग का प्रयोग है, किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो आपके किस रंग का प्रयोग किया गया? लाल रंग का प्रयोग किया गया। और इसका अर्थ सिंपल याद रखें, किससे? आपके लोथाप से, क्योंकि लोहे शब्द का जो अर्थ होता है वो आपका क्या होता है? ब्लड या खून होता है। ठीक है, यहां स्थानीय भाषा में खून को आपका लोहे बोला जाता है। ठीक, तो लोथाप जो चित्र है या लोथाप जो स्थान है ये भी आपका कहां पर है? अल्मोड़ा में ही स्थित है। तो लोथाप जो चित्र प्राप्त हुआ है, लोथाप जो गुफा आपको प्राप्त हुई है, ये कहां से प्राप्त हुई? आपको अल्मोड़ा से प्राप्त हुई है। तो लोथाप से भी कई प्रकार के, या लोथाप की जगह को हम देखें तो यहां से भी आपको क्या मिले हैं? शैल चित्र मिले हैं। शैल चित्र कहने का अर्थ आपका हो गया कि जहां पर एक प्राकृतिक चट्टान पर आपको क्या बनाया गया? चित्रों को बनाया गया है। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं? शैल चित्र करके बोल रहे हैं। ठीक है, तो लोथाप नाम की जो जगह है अल्मोड़ा में, यहां से भी हमें क्या मिले हैं? आपके कई प्रकार के शैल चित्र मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ के शैल चित्रों की विशेषता ये है कि यहाँ पर जो मानव के चित्र हमें मिले हैं उनको विशेषता नृत्य करते हुए दिखाया गया है, और जिसमें वे एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर हाथों से हाथ के हाथों को पकड़ कर क्या कर रहे हैं? नृत्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि यहाँ के जो शैल चित्र मिले हैं उनकी विशेषता है कि मनुष्य को या मानव को हाथों में हाथ डालकर नृत्य करता हुआ दिखाया गया है। ठीक है, ये यहाँ की क्या चित्रों की विशेषता है कि मानव को हाथ में हाथ डालकर क्या किया? चित्रों को नृत्य करते हुए दिखाया गया है, और इन चित्रों में लाल रंग का प्रयोग किया गया है, और इसी लाल रंग की वजह से आपका इनको क्या बोला गया था? लोथाप इस जगह को कहा गया था। या फिर इस जगह को आपका क्या बोला गया? लोथाप करके इसको बोला गया, क्योंकि चित्रों का जो रंग था वो आपका कैसा था? लाल रंग था, तो इसलिए इसको क्या बोला गया? आपका लोथाप करके इसको बोला गया। इसी प्रकार का एक स्थान और आपका है जिसको हम बोलते हैं हुडली। इसी प्रकार का एक स्थान है जिसको हम बोलते हैं हुडली, और हुडली जो स्थान है या हुडली नाम की जो जगह है यह आपकी है उत्तरकाशी में। हुडली नाम की जो जगह है यह आपकी कहां पर स्थित है? उत्तरकाशी में स्थित है। तो उत्तरकाशी की जो हुडली है यहां से भी आपको क्या प्राप्त हुए हैं? आपको विशेष प्रकार के यहां पर भी क्या है? शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। तो हुडली जो कि उत्तरकाशी में स्थित है यहां से भी शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, और इन शैल चित्रों की विशेषता है कि इनमें नीले रंग का क्या किया गया? प्रयोग किया गया है। इनमें नीले रंग का प्रयोग किया गया है। इन चित्रों में मुख्यतः आपके नीले रंग का क्या हुआ? प्रयोग हुआ है। दूसरा, इस चैप्टर में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं आपके पहाड़ी चित्रकला शैली के बारे में। ठीक है, चित्रकला शैली का कहने का अर्थ है चित्रों को बनाने का तरीका या उनको बनाने का स्टाइल। ठीक है, तो कहीं पर भी हम देखें तो गढ़वाली जो चित्रकला शैली है, गढ़वाली चित्रकला शैली का जो विकास हुआ है वो बहुत बाद में जाके हुआ है। लगभग 16वीं से 19वीं सदी के मध्य में हम देखते हैं तो पहाड़ी चित्रकला शैली जो थी उसी की एक शाखा के रूप में आपका क्या हुआ है? मुख्यतः गढ़वाली चित्रकला शैली का विकास हुआ है। तो इसी में डिस्कस कर लेता आपका गढ़वाली चित्रकला शैली या गढ़वाली पेंटिंग स्टाइल। ठीक, गढ़वाली चित्रकला शैली को हम देखें तो गढ़वाली चित्रकला शैली एक आपकी क्या है? शाखा है या ब्रांच है किसकी? पहाड़ी चित्रकला शैली की। जो पहाड़ी चित्रकला शैली है उसी की एक शाखा के रूप में बाद में गढ़वाली चित्रकला शैली का क्या हुआ? विकास हुआ है।
ठीक है। और इसका जो विकास हुआ या इस शैली का जो विकास हुआ है वो 16वीं से लेके 19वीं सदी के मध्य में हुआ है, या 16वीं से लेके 19वीं सेंचुरी के मध्य में इस एक शैली का विकास हुआ है, या इसके बीच में ही इस शैली का विकास हुआ है। ठीक। अब शैली का विकास होता कहां से है, अगर उसके इतिहास को हम जानने का प्रयास करें या उस हिस्ट्री को हम जानने का प्रयास करें तो मुख्यतः गढ़वाल में, कुमाऊं में अलग अलग राजा क्या करते, अलग अलग वंश के राजा क्या करते, शासन कर रहे थे। तो इन्हीं में गढ़वाल में क्षेत्र में, गढ़वाल के क्षेत्रों में शासन करने वाले राजा थे वो आपके कौन से, पंवार शासक थे। गढ़वाल क्षेत्रों में जो शासन करने वाले राजा थे वो आपके कौन थे, पंवार शासक थे। और इस दौरान दिल्ली में जो सल्तनत चल रही थी, दिल्ली में जो शासन कर रहे थे वो आपके कौन थे, मुगल थे। ठीक। तो लगभग 1658 ईस्वी को हम देखें, 1658 ईस्वी को हम देखें तो इस दौरान आपके मुख्यतः मुगल काल के दौरान या मुगल सल्तनत में देखें तो यहां पर इस समय उत्तराधिकार का क्या चल रहा था, युद्ध चल रहा था। इस दौरान यहां पर उत्तराधिकार का क्या चल रहा था, युद्ध चल रहा था। और इसी उत्तराधिकार युद्ध के दौरान मुख्यतः आपके युद्ध में लड़ने वाले जो व्यक्ति उनमें औरंगजेब प्रमुख व्यक्ति था, इसके अलावा सुलेमान शिकोह था, इसके अलावा दारा शिकोह था। ठीक है। तो 1658 में एक व्यक्ति आपका होता है जो इस उत्तराधिकार युद्ध में हारने के बाद आपका कहां आता है, गढ़वाल में आ जाता है और गढ़वाल के राजाओं से शरण लेता है। ठीक। तो इसी उत्तराधिकार युद्ध के दौरान आपका दारा शिकोह का पुत्र था जिसका नाम था सुलेमान शिकोह। दारा शिकोह का जो पुत्र था वो आपका कौन था, सुलेमान शिकोह था। ठीक। तो सुलेमान शिकोह इस उत्तराधिकारी या इसके पिताजी तो दारा शिकोह जो थे वो जब युद्ध में हारते हैं तो उसके बाद सुलेमान शिकोह औरंगजेब के डर से, औरंगजेब के भय से यहां दिल्ली से भागकर कहां आ जाता है, आपके गढ़वाल में शरण लेता है, या गढ़वाल आता है और गढ़वाल में क्या लेता, शरण लेता है। गढ़वाल में इसने क्या ले ली, शरण ले ली इस उत्तराधिकार युद्ध के बाद, जब युद्ध से हार गए थे। ठीक। और जब ये गढ़वाल आया या उत्तराखंड आया था तो अकेला नहीं आया था, बल्कि इसके साथ इसके क्या थे, सहायक थे जिनकी संख्या 16 थी। इसके 16 सहायक जो थे उनके साथ कहां पर आया था, गढ़वाल आया था। तो इन सहायकों में जो 16 सहायक इसके साथ थे, इन सहायकों में मुख्यतः 2 व्यक्ति आपके थे, एक का नाम था श्यामदास और एक आपके थे हरिदास। या इन 16 सहायकों में 2 व्यक्ति आपके हैं, एक को हम बोलते हैं श्यामदास और एक को हम बोलते हैं हरदास। श्यामदास और हरदास। ठीक है। तो श्यामदास और हरदास 2 जो व्यक्ति हैं ये आपके मुख्यतः किससे संबंध है, और इनका चित्रकला से संबंधित व्यक्ति हैं। ये मुख्यतः चित्रकला में निपुण व्यक्ति थे, एक आपका श्यामदास था, दूसरा आपका हरदास था। तो जब ये गढ़वाल आते हैं तो इस समय गढ़वाल का जो राजा था वो आपका कौन था, पृथ्वीपति शाह था। तो इनको या इन सभी लोगों को, सुलेमान शिकोह को तो पृथ्वीपति शाह ने शरण दी थी, लेकिन साथ साथ इन 2 लोगों को पृथ्वीपति शाह ने क्या दिया, संरक्षण दिया था। पृथ्वीपति शाह ने इन्हें क्या दिया, संरक्षण दिया, या इन सभी लोगों को शरण दी थी। ठीक है। तो जो श्यामदास और हरदास थे इनको मुख्यतः पृथ्वीपति शाह ने क्या किया, संरक्षण प्रदान किया, और उसके बाद ये लोग आप क्या हुआ, गढ़वाल में ही रहने लगे। और इन्हीं में से आपके जो हरदास थे, इन्हीं में से जो आपके व्यक्ति कौन है, हरदास हैं। तो हरदास का बाद में एक पुत्र होता है, इनका एक पुत्र आपका था जिसका नाम था हीरालाल। ठीक है। या श्याम हरदास के बाद उनके जो पुत्र होते हैं वो आपके कौन थे, हीरालाल थे, जिन्होंने या हीरालाल ने ही बाद में क्या किया, गढ़वाली चित्रकला शैली को शुरू किया था। जो हीरालाल हैं इन्होंने गढ़वाली चित्रकला शैली, गढ़वाली चित्रकला शैली को इन्होंने क्या किया था, प्रारंभ किया था या फिर शुरू किया था। इनको ये आपको याद रखना है कि गढ़वाली चित्रकला शैली को शुरू करने वाला जो व्यक्ति है वो तो हीरालाल है, जो किसका पुत्र है, आपके हरदास का पुत्र है। जबकि इस शैली का जो प्रमुख चित्रकार है या फिर इस एक शैली का जो प्रमुख या सबसे मुख्य जो चित्रकार है वो आपके हैं मौला राम। इस शैली का जो प्रमुख एक चित्रकार हैं वो आपके कौन है, मौला राम है। मौला राम ने गढ़वाली चित्रकला शैली के कई सारे चित्रों का निर्माण किया है, कई सारे चित्रों की रचना इन्होंने की है। ठीक है।
और एक ऐसे व्यक्ति मौला राम रहे हैं जिनको गढ़वाल के अलग अलग राजाओं ने क्या दिया, संरक्षण प्रदान किया है। जैसे प्रदीप शाह हैं, जयकीर्ति शाह हैं, इसके अलावा आपका प्रदुमन शाह है। तो याद रखना कि मौला राम अकेला गढ़वाली चित्रकला शैली का एक ऐसा व्यक्ति है जिसको 3 राजाओं द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है। इसे 3 राजाओं का क्या था, संरक्षण प्राप्त हुआ है गढ़वाल वंश के दौरान, या फिर पवार शासकों का 3 राजा। एक तो कौन थे मैंने बोले, आपका प्रदुमन शाह थे, दूसरे आपके जयकीर्ति शाह थे, इसके अलावा हम देखें तीसरा राजा कौन था, प्रदीप शाह, इसके अलावा जयकीर्ति शाह, और इसके अलावा प्रदुमन शाह। इन 3 राजाओं ने अपना संरक्षण जो प्रदान किया था वो किसको किया था, मौला राम को किया था। ठीक है, तो मौला राम गढ़वाली चित्रकला शैली का विशेष या फिर मुख्यतः एक प्रमुख जो चित्रकार हैं वो आपके कौन है, मौला राम है। ठीक है, और मौला राम ने कई सारे चित्रों के क्या किया था, निर्माण किया था। इनके चित्रों को खोजने का जो श्रेय जाता है या फिर इनके जो चित्र बाद में खोजे गए हैं वो मुख्यतः खोजे गए मुकुंदी लाल के द्वारा। ठीक है, प्रारंभ में इनके जो चित्र थे वो चित्रों को दुनिया के सामने लाने वाले जो व्यक्ति थे वो आपके कौन थे, मुकुंदी लाल थे। और मुकुंदी लाल ने इनके चित्रों को खोजा और कई सारी बुकों की बाद में रचना भी की। जैसे मौला राम की हम बुकों की बात अगर करें तो गढ़वाली पेंटिंग्स है, इसके अलावा सम नोट्स ऑन मौला राम करके एक बुक उन्होंने लिखी है। इसके अलावा एक बुक और है जिसको हम बोलते हैं गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। इन सारी पुस्तकों की रचना इस दौरान की गई थी। ठीक है, एक पुस्तक और आपकी बार बार रिपीट होती है जिसको हम बोलते हैं गढ़वाल पेंटिंग। ठीक है, गढ़वाल पेंटिंग नाम से 2 बुकें लिखी गई हैं। एक तो मौला आपके मुकुंदी लाल ने लिखी है, इसके अलावा गढ़वाल पेंटिंग नाम से एक दूसरी बुक आपकी लिखी है जिसको हम बोलते हैं आर्चर। ठीक है, तो याद रखना गढ़वाल पेंटिंग इस नाम के सेम नाम से 2 बुकें हैं। एक को लिखने वाले कौन है, मुकुंदी लाल, और एक को लिखने वाले आपके हैं आर्चर। ठीक, लेकिन मैं जो उत्तराखंड के ऊपर फेमस है या उत्तराखंड के ऊपर जो बार बार पूछी जाती है वो आपको मुकुंदी लाल के, लेकिन दोनों नाम आपको याद रखने हैं कि इस सेम नाम से आपकी 2 बुकें हैं। एक को आर्चर ने लिखा है और एक आपको मुकुंदी लाल ने लिखा है। ठीक है, इसके अलावा 2 आपकी बुकें हैं, एक आपके पहाड़ी चित्रकला, एक बुक आपकी है जिसको हम बोलते हैं पहाड़ी चित्रकला, और एक दूसरी बुक है जिसको हम बोलते हैं गढ़वाली चित्र शैली एक सर्वेक्षण। गढ़वाली चित्र शैली एक सर्वेक्षण। ये 2 बुकें जो लिखी गई हैं ये भी आपके हैं पहाड़ी चित्रकला जो बुक लिखी है या पहाड़ी चित्रकला जो बुक है वो आपके किशोरी लाल वैद्य की। इसको लिखने वाले जो व्यक्ति हैं वो आपके हैं किशोरी लाल वैद्य। और जबकि एक सर्वेक्षण या गढ़वाली चित्रशैली एक सर्वेक्षण बुक जो लिखी है यह आपके लिखे यशवंत कठौच ने। इस बुक के जो रचनाकार हैं वो आपके हैं डॉक्टर यशवंत कठौच। ठीक है, तो ये मुख्य बुकें हैं जो आपके गढ़वाली चित्रकला के ऊपर लिखे गए हैं। ठीक है, जिनमें मुख्य जो बुकें हैं वो आपके मुकुंदी लाल की हैं, और मुकुंदी लाल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मौला राम के चित्रों को खोजा था। बाद में जाके मौला राम के चित्रों को दुनिया के सामने लाने वाले जो व्यक्ति थे वो आपके कौन थे, मुख्यतः आपके मुकुंदी लाल थे। मौला राम के बाद गढ़वाली चित्र शैली के जो प्रमुख चित्रकार हुए उनमें एक व्यक्ति का नाम आता है चैतू और दूसरे एक व्यक्ति आता है माणकू। तो चैतू और माणकू 2 व्यक्ति मौला राम के बाद के हैं, उन्हीं के वंशजों में से आपके हैं जिन्होंने बाद में कई सारे गढ़वाली चित्रकला शैलियों की क्या किया, रचना की है। जिनमें से चैतू को हम देखें तो चैतू के 13 चित्रों की आपके क्या मिलती है, चित्रमाला हमें मिल जाती है, या पूरी एक सीरीज हमें मिलती है जिसमें मुख्यतः रुक्मणी हरण को दर्शाया गया है। ठीक, जबकि माणकू जो व्यक्ति है, माणकू का हमें जो चित्र मिलता है वो आपका गीत गोविंद है जो कि जयदेव की एक पुस्तक है, उसकी जो चित्रमाला बनाई गई है या उसका जो चित्रांकन किया गया है वो माणकू के द्वारा किया गया है जो कि 1730 में किया गया था। ठीक, तो ये आपके मुख्य चित्रकार हुए हैं जो आपके गढ़वाली चित्रकला शैली से संबंधित हैं। अब इन्हीं में हम देखते हैं मौला राम के चित्र, क्योंकि मौला राम के चित्रों को कई बार पूछा भी जाता है एग्जाम में कि इस चित्र की रचना की, ये चित्र किसका है या इस चित्र की रचना किसने की है। ठीक है, तो मौला राम के चित्रों में हम देखें
चंद्रमुखी, चंद्रमुखी मौलाराम का एक चित्र है। इसके अलावा मयंकमुखी, मयंकमुखी भी जो चित्र है ये भी आपका मौलाराम का एक चित्र है। इसके अलावा उत्कंठिता नायिका वासक सटिया, उत्कंठिता उत्कंठिता नायिका, ठीक है। इसके अलावा इन्हीं का एक चित्र है जिसको हम बोलते हैं वासक सटिया, वासक सटिया, ये भी आपका मौलाराम का चित्र है। इसके अलावा मौलाराम के चित्रों में हम देखें तो आपका एक है मस्तानी, सितार प्रिया, हिंडोला, मस्तानी, इसके अलावा सितार प्रिया, इसके अलावा इन्हीं का एक चित्र है जिसको हम बोलते हैं मस्तानी, इन्हीं का एक चित्र है जिसको हम बोलते हैं मस्तानी, ठीक है। इसके अलावा हिंडोला हो गया और जयदेव वजीर हो गया, हिंडोला और जयदेव वजीर, ये इनके प्रमुख चित्र हैं, ठीक है। दूसरा हम देखें इनके चित्रों की जो विषय है या इनके चित्र जो बनाए गए हैं उनके विषय क्या क्या है, ठीक है। जैसे रुक्मणी मंगल है, महाभारत है, आपके नवग्रह हैं, इसके अलावा नायिका भेद है, दशावतार है, कामसूत्र है, रामायण है। इन सभी चीजों पर क्या होता है, इनके सारे चित्र बनाए गए हैं। इसके अलावा इन्होंने एक चित्र आपका बनाया है जिसको हम बोलते हैं दंपति, इनका एक चित्र है जिसको हम आपका बोलते हैं दंपति। और दंपति चित्र इसलिए विशेष आपका माना जाता है, कई बार रिपीट होता है, क्योंकि ये जो चित्र आपका है ये गढ़वाल के राजा प्रद्युमन शाह, गढ़वाल के राजा प्रद्युमन शाह व उनकी रानी का है। तो गढ़वाल के शासक प्रद्युमन शाह हो गया और उनकी रानी का जो चित्र है वो आपका कौन सा है, दंपति चित्र है, जो आपका कई बार पेपरों में रिपीट होता है, ठीक है। इसके अलावा इनके जो चित्र आपके अन्य हैं, विप्रलंबा है, इनके अन्य चित्र की हम बात कर रहे हैं, विप्रलंबा, ठीक है। इसके अलावा इन्हीं का एक चित्र है जिसको हम आपका बोलते हैं राधा कृष्ण मिलन, राधा कृष्ण मिलन, राधा कृष्ण मिलन के अलावा इन्हीं का एक चित्र आपका है जिसको हम आपका बोलते हैं विप्रलंबा नायिका, या फिर इनका एक चित्र था जिसको हमने बोला था विप्रलंबा। तो ये इनके क्या मुख्यतः चित्र हैं। इसके अलावा इनके एक चित्र आपका है जिसको हम बोलते हैं अष्टदुर्गा, अष्टदुर्गा, ठीक है। तो ये सारे इनके क्या मुख्य चित्रों में से या प्रमुख चित्रों में से एक है, ठीक है। और इनमें सबसे मुख्य याद रखने वाला जो चित्र है वो आपका कौन सा है, दंपति है, ठीक है। दंपति जो कि आपके प्रद्युमन शाह और उनकी रानी का चित्र है, ठीक है। जैसे मैं पीछे बोल चुका हूं कि इनके चित्रों की जो खोज की है या इनके चित्रों को दुनिया के सामने लाने वाला जो व्यक्ति है वो आपका कौन है, मुकुंदीलाल है, ठीक है। तो लिखना कि मौलाराम के चित्रों की खोज, मौलाराम के चित्रों की खोज किसके द्वारा की गई, मुकुंदीलाल के द्वारा की गई, बैरिस्टर मुकुंदीलाल। इनके जो चित्रों की खोज है वो बैरिस्टर मुकुंदीलाल के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो ये सारे चित्र आपके किसके, आपके मौलाराम के, ठीक है। अब ये जो आपके मौलाराम है या हरदास है, उनके बाद मौलाराम आए, मौलाराम के बाद उन्हीं के जो वंशज हैं उनमें दो चित्रकार आपके और आते हैं, जिनमें से एक का नाम आपका है चैतू और एक का नाम है आपका माणकू। चैतू और माणकू दो चित्रकार आपके गढ़वाली चित्रकला शैली के और हैं, ठीक है। तो मौलाराम के बाद अगर किसी के चित्र बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है या गढ़वाली चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार अगर कोई हैं तो आपके चैतू और माणकू हैं, ठीक है, जिन्होंने मुख्यतः कृष्ण लीला के चित्रों का क्या क्या चित्रांकन किया है। तो याद रखना कि इनके जो चित्र है उनका मुख्य जो विषय आपका है या इनके जो चित्र मुख्यतः केंद्रित है उनका एक विषय आपका है जिसको हम बोलते हैं कृष्ण लीला। तो इनके चित्रों का जो प्रमुख विषय है दोनों का वो आपका क्या है, कृष्ण लीला है, ठीक। इनमें से हम देखें चैतू को, ये इनमें से हम देखें जो चित्रकार हम बात कर रहे हैं किसकी, चैतू की।
ठीक है। तो चैतू के चित्रों में अगर हम देखें तो चैतू के 13 चित्रों की एक चित्रमाला हमें प्राप्त हुई है। 13 चित्रों की एक चित्रमाला प्राप्त हुई है। 13 चित्रों की एक चित्रमाला हमें क्या होती है, प्राप्त होती है, जिसकी रचना चैतू के द्वारा की गई है, जो मुख्यतः रुक्मणी हरण पर संबंधित है, या इसका जो विषय है वो आपका क्या है, रुक्मणी हरण है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि रुक्मणी हरण 13 चित्रों की एक चित्रमाला है जिसकी रचना चैतू द्वारा की गई है। ठीक। दूसरा, ये जो आपका रुक्मणी हरण की जो चित्रमाला हमें मिली है ये उत्तराखंड में नहीं है। वर्तमान में अगर हम देखें तो ये आपके वाराणसी कला भवन में रखी गई है। वर्तमान में ये आपके वाराणसी कला भवन में रखी गई है, यह वहां पर सुरक्षित है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे कि आपको जो रुक्मणी हरण का चित्र मिला है जिसकी रचना चैतू द्वारा की गई है वो आपके कहां पर, आपके वाराणसी कला भवन में सुरक्षित है। ठीक है, इसके अलावा दूसरे व्यक्ति आपके कौन है, माणकू हैं। दूसरे प्रमुख चित्रकार आपके माणकू। माणकू के लिए मैंने बोला था कि माणकू ने भी एक चित्र का मुख्य जो चित्र उनका है जिसकी उन्होंने रचना की है, जिसको हम बोलते हैं आंख मिचौली। इनका एक प्रमुख चित्र है जिसको हम बोलते हैं आंख मिचौली। आंख मिचौली जो चित्र है ये आपका किसका है, आपका माणकू का है। इसके अलावा इन्होंने गीत गोविंद, माणकू ने ही गीत गोविंद का चित्रांकन किया है। गीत गोविंद का चित्रांकन करने वाले जो चित्रकार हैं वो भी आपके कौन है, आपके माणकू ही हैं। ठीक। और गीत गोविंद जो पुस्तक लिखी है ये आपके लिखी है जयदेव ने। जो पुस्तक आपकी गीत गोविंद लिखी गई है वास्तव में उस पुस्तक को किसने लिखा, आपके जयदेव ने लिखा है, जबकि उस पुस्तक को पढ़कर उस पर जो चित्र बनाया गया या फिर उसके चित्रांकन के द्वारा उसको बुक को लिखा गया है वो किसने लिखा, आपके मुख्यतः माणकू द्वारा उसका चित्रांकन किया गया है। तो चित्र, उसके ऊपर चित्र बनाना और उसको लिखना दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो उसको लिखा है जयदेव ने, बल्कि उस पर जो चित्र बनाया है वो किसने बनाया, आपके माणकू के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो ये आपके उत्तराखंड में जो चित्र है या उत्तराखंड की जो चित्रकला शैली है उनसे संबंधित कई सारे आपके प्रमुख जो चित्र जो हमें प्राप्त होते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि उत्तराखंड के कई सारे ऐसे चित्र हैं जो आपके लोक चित्र हैं या यहाँ स्थानीय तौर पर बनाए जाते हैं। उत्तराखंड के कई सारे चित्र आपके ऐसे हैं जिनको स्थानीय तौर पर आपका बनाया जाता है। जैसे उत्तराखंड में एक चित्र आपका होता है जिसको हम बोलते हैं ज्योति मातृका। ज्योति मातृका जो चित्र है, ज्योति मातृका चित्र को हम देखें तो ज्योति एक शब्द अलग है, मातृका शब्द एक अलग है। जैसे इनमें हम लोक चित्रों में बात करें तो मैंने शब्द बोला ज्योति मातृका। ठीक है, ज्योति मातृका में ज्योति शब्द अलग है और मातृका शब्द अलग है और दोनों शब्दों के अर्थ भी अलग अलग है। ठीक है, ज्योति शब्द को हम देखें तो ज्योति शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है जीव। ठीक है, और मातृका शब्द का जो अर्थ होता है वो आपका मिट्टी। ठीक है, तो ये इसका अर्थ हो गया आपका जीव और इसका अर्थ आपका हो गया मिट्टी। ठीक है, तो उत्तराखंड में एक विशेषता रही है। उत्तराखंड में हम देखें तो उत्तराखंड में जब किसी के घर में आपके मुख्यतः कोई आपकी पूजा हो रही है, कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, कोई धार्मिक कार्य हो रहा हो, उस समय ज्योति मातृका चित्रों का क्या कहता है, आपका बनाया जाता है। इनको बनाना आवश्यक होता है। ठीक है, इसके याद रखना कि ज्योति मातृका जो चित्र होते हैं इनको धार्मिक अनुष्ठान के दौरान मनाया जाता है। जब किसी के घर में आपका कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो रहा हो, जैसे कोई विवाह अगर हो रहा है तो विवाह में सबसे पहले उत्तराखंड में एक प्रथा है कि गणेश पूजा होती है। तो गणेश पूजा के दौरान आपके जिन चित्रों को प्रारंभ होना तो आपका ज्योति मातृका होते हैं। ठीक, तो ज्योति मातृका जो चित्र है वो धार्मिक अनुष्ठान के दौरान बनाए जाते हैं और इन चित्रों की जो संख्या होती है, इनकी जो संख्या होती है वो आपकी कितनी होती है, 7 होती है। तो ज्योति मातृका जो चित्र है इनकी जो संख्या होती है आपके 7 होती है। 7 चित्र कौन कौन से हैं, उनके क्या क्या नाम है। 7 चित्रों में एक चित्र आपका होता है कुमारी का, एक जो इसमें चित्र होगा वो आपका किसका होगा, कुमारी का होगा। कुमारी वाले का धनदा, इसके अलावा नंदा। एक चित्र आपका होता है धनदा का, एक होता है आपका नंदा का। ठीक है, तो 7 चित्रों में 3 चित्र आपके है कुमारी, सेकंड चित्र आपका धनदा, उसके बाद अगला आपका नंदा,
इसके अलावा बिमला, मंगला, बिमला, इसके अलावा मंगला, ठीक है। बिमला और मंगला के अलावा दो चित्र आपके और होते हैं, एक को हम बोलते हैं बला और एक को हम बोलते हैं पद्मा। एक हो गया आपकी बला और एक आपकी हो गई पद्मा, ठीक है। तो ये जो 7 चित्र हैं जिनको मुख्यतः बनाया जाता है किसी धार्मिक अनुष्ठान के दौरान उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में या फिर किसी धार्मिक अनुष्ठान को उत्तराखंड के कल्चर में, तो उन एक चित्रों को हम क्या बोलते हैं, ज्योति मातृका करके बोलते हैं, ठीक है। अब इन्हीं के दौरान एक दूसरे चित्र भी हैं जिनको उत्तराखंड के क्षेत्रों में या कुमाऊं गढ़वाल में हम देखें तो विशेषतः त्योहार के समय ही आपका बनाया जाता है या फिर कोई मांगलिक कार्य अगर हो रहा है तो उसी समय बनाया जाता है, ठीक है। दूसरा, उत्तराखंड में एक चीज याद रखेंगे कि उत्तराखंड में अगर चित्र बना रहे हो तो उसके लिए एक चीज का प्रयोग होता है जिसको हम बोलते हैं विस्वार। उत्तराखंड में जब भी चित्र बनाए जाते हैं तो उनको बनाने के लिए मुख्यतः सफेद रंग का प्रयोग किया जाता है और वो सफेद रंग जो बनता है किससे बनता है, विस्वार से बनता है। अब विस्वार क्या है, विस्वार मुख्यतः चावल से ही बनाया जाता है, चावल से निर्मित जो होता है उसको हम विस्वार बोलते हैं, ठीक है। कुछ समय के लिए चावल को भिगा देते हैं, ठीक है। भीगने के बाद जो अच्छी तरह से भीग गए हैं, कुछ आपके 1 आध घंटे बाद जो अच्छी तरह से भीग गए हैं तो उसके बाद उनको क्या कहता है, पीसा जाता है, ठीक है। पीसने के बाद बारीक जब पेस्ट बन जाता है तो आपको क्या व्हाइट कलर का दिखता है, तो उसी को हम आपको क्या बोलते हैं, विस्वार बोलते हैं, ठीक है। तो मुख्यतः उत्तराखंड में एक चित्र आपके और बनाया था जिसको हम बोलते हैं थापा चित्र। उत्तराखंड के एक चित्र हैं जिनको हम बोलते हैं थापा चित्र, ठीक है। तो थापा चित्र विशेषतः ऐसे चित्र हैं, थापा कहने का अर्थ आपका निशान लगाना है। जैसे आपका हाथ है, आपने किसी जगह पर अगर कोई लड़की है जिसका विवाह हो रहा है तो आपने देखा होगा कई बार उत्तराखंड के क्षेत्रों में कि जब विवाह होता है तो लड़की अपने घर की दीवार पर क्या करती है, हल्दी में अपने हाथों को डुबाकर वहां पर क्या करते हैं, दीवार पर निशान लगाती है, अपने हाथों का चिन्ह लगाती है, ठीक है। तो ऐसे कोई चिन्ह अगर बनाए जा रहे हैं तो उनको आपका क्या बोला, थापा चित्र करके बोला जाता है। थापा यानी निशान लगा देना, ठीक है। तो उत्तराखंड के क्षेत्रों में आपके थापा चिन्ह जो बनाए जाते हैं वो भी आप कई बार आपके देखने को आपको मिल जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड के क्षेत्रों में हम देखें तो आपका एक चित्र होता है जिसको हम बोलते हैं बारबूंद। एक चित्र आपका होता है जिसको हम आपका बोलते हैं बारबूंद, ठीक है। बारबूंद भी आपके क्या है, एक तरह के स्थानीय चित्र हैं और ये चित्र भी आपके मुख्यतः उसी विश्वास से बनाए जाते हैं, ठीक है। इन एक चित्रों में विशेषतः 2 चीजें आपको देखने को मिलती हैं। बार और बूंद कहने का जो अर्थ है, बार मतलब हो गई रेखाएं और इसके अलावा बूंद का अर्थ हो गया आपका छोटे छोटे बिंदु से, ठीक है। तो यहाँ पर छोटे छोटे बिंदु होते हैं और उन्हीं बिंदुओं को और इसके अलावा रेखाओं को मिलाकर आपके क्या कहते हैं, अलग अलग प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं और फिर उन्हीं चित्रों को आपका क्या नाम दिया जाता है, बारबूंद करके नाम देते हैं, ठीक है। तो बिंदुओं और रेखाओं के द्वारा बनाए गए जो चित्र होते हैं उन्हीं चित्रों को उत्तराखंड की स्थानीय भाषा में आपका क्या बोला जाता है, बारबूंद करके बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड में एक चित्र आपके और बनाए जाते हैं जिनको हम आपका विशेषता बोलते हैं ऐपण। एक चित्र उत्तराखंड में विशेषता बनाए जाते हैं जिनको आपका क्या बोलते हैं, ऐपण करके बोलते हैं। अब हम इनको ऐपण बोल रहे हैं। ऐपण शब्द का जो अर्थ होता है वो आपका होता है छिपण। इसका अर्थ होता है छिपण या तो इसका अर्थ हो गया, ठीक है। इसके अलावा इसी का जो अर्थ होता है लीपना, तो इसका जो अर्थ होता है छिपण या लीपना इसका अर्थ होता है, ठीक है। तो मुख्यतः गढ़वाली या कुमाऊनी क्षेत्रों में हम देखें तो मुख्यतः कुमाऊं क्षेत्र में ज्यादा इसका प्रचलन है। कुमाऊं क्षेत्रों में हम देखें तो ऐपण एक ऐसे चित्र हैं जिनको प्रत्येक मांगलिक कार्य या धार्मिक अवसर के दौरान आपका बनाया जाता और विशेषतः इन चित्रों को या तो आप कहां पर बनाएंगे, अपने दहलीज पर बनाएंगे यानी देहरी पर बनाएंगे, या फिर इनको आप कहां पर बनाते हैं, आंगन में बनाया जाता है। तो इन चित्रों को घर के आंगन में या दहलीज में इनको बनाया जाता है और इनको बनाने के लिए विस्वार का प्रयोग किया जाता है और इनको बनाने के लिए मुख्यतः किसका प्रयोग होता है, विस्वार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरा याद रखें कि इनमें अलग अलग प्रकार के आपको क्या होते हैं, आकृतियां होती हैं या फिर इनमें अलग अलग प्रकार क्या होते हैं, आकृतियां बनाई जाती हैं। जैसे देखें इनमें आपका सूर्य का चित्र भी होता है, चंद्रमा के चित्र भी इसमें बनाए जाते हैं, स्वास्तिक का निशान भी इसमें होता है, शंख का निशान होता है, पुष्प यानी फूल का निशान इसमें बनता है, बैल हो गया, सर्प हो गया, इन सभी चीजों की आकृतियां क्या होती है इसमें बनाई जाती है।
और विशेषता इनकी ये है, या इनकी विशेषता जो रही है, इन चित्रों को मुख्यतः आपके वो एक मुख्यतः उत्तराखंड के क्षेत्रों में एक मिट्टी होती है, या मुख्यतः लाल मिट्टी को लिया जाता है, लाल मिट्टी को और पूरे बैकग्राउंड को जो है पहले आपका क्या होगा, आपको लाल कलर से लीप दिया जाता है, ठीक है, उसको पूरा लाल कलर कर दिया जाता है, जिसको मुख्यतः हम बोलते हैं आपका गेरू। जो लाल मिट्टी का प्रयोग होता है उसको क्या बोलते हैं, गेरू करके बोला जाता है। तो उस गेरू से पूरे जिस स्थान पर आपका ऐपण बनाना है वहां पर पहले लाल मिट्टी से उसको लिपा जाता है, फिर उसके ऊपर आपके विस्वार से क्या कहते हैं, चित्र बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो विस्वार हमने बनाया है उस विस्वार से क्या कहता है, आपका चित्रों को बनाया जाता है। और जिनमें मैंने बोला कि इसमें कई प्रकार की आकृतियां आपकी बनती हैं, जैसे उसमें सर्प भी हो सकता है, उसमें आपका शंख भी हो सकता है, ठीक है। शंख के अलावा इसमें स्वास्तिक का निशान भी आपका बनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा ओम का निशान अगर हो गया, ठीक है, ये भी इसमें बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा सूर्य हो गया, चंद्र हो गया, आपके पुष्प हो गए, बेल यानी लताएं हो गई, उन सबके चित्रों को इसमें बनाया जाता है। और कुमाऊं क्षेत्र में हम विशेषता देखें तो कुमाऊं क्षेत्रों में दीपावली जब होती है, दीपावली के दिन इन चित्रों को विशेषता घर के आंगन और दहलीज पर बनाया जाता है। इस दिन आपके ये चित्र बनते हैं, साथ साथ आपके एक पौध चित्र होता है जो इनके साथ साथ बनाया जाता है। पौध चित्र कहने का अर्थ है लक्ष्मी जी के पैर जो हम बाजार से लाके चिपकाते हैं उन्हीं को हाथ से बनाना, तो उसी को हम पौध चित्र करके बोलते हैं, ठीक। तो ऐपण हो गया या इसके अलावा पौध चित्र हो गए, वो विशेषता कुमाऊं क्षेत्र में हम देखें तो दीपावली के दिन विशेषता आपके उन चित्रों को बनाया जाता है, ठीक। ऐपण एक ऐसी कला आपके उत्तराखंड की लोक कला है जो केवल उत्तराखंड में प्रसिद्ध नहीं बल्कि इसके जैसे ही कलाएं जो हैं वो आपके भारत के कई अन्य स्थानों पर भी प्रचलित है। जैसे जैसे हम देखें एक चित्रकला है, लोक चित्र है, जिसको हम आपका बोलते हैं कोलम। कोलम जो कि आपके दक्षिण भारत में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो कोलम चित्र है ये ऐपण के समान ही है, ठीक है। इसी तरह के चित्र आपके हैं अल्पना, इसी तरह के जो चित्र है वो आपके अल्पना भी हैं, और अल्पना चित्रों को बनाया जाता है आपके वेस्ट बंगाल या बंगाल के क्षेत्रों में, ठीक है। इसी तरह के एक चित्र और हैं जिनको हम बोलते हैं साथिया, जो कि सौराष्ट्र क्षेत्र में बनाए जाते हैं। साथिया जो कि आपके सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रचलित हैं। इसके अलावा इन्हीं के जैसे चित्र आपके हैं रंगोली और चौक पूर्णा। रंगोली जो कि आपके राजस्थान में बनाई जाती है, राजस्थान महाराष्ट्र में, ठीक है। इसके अलावा आपका चौक पूर्णा जो कि आपके मुख्यतः उत्तर प्रदेश में बनाए जाते हैं, ठीक। तो ये जो चित्र आपके हैं ये भारत के अन्य क्षेत्रों पर प्रचलित हैं लेकिन ऐपण के समान ही है, ठीक। दूसरा इनके लिए विशेष याद रखना है कि इन चित्रों को, ऐपण चित्रकला को एक वैश्विक पहचान दिलाने के लिए 2021-22 में ऐपण को 2021-22 में आपका क्या दिया गया, जीआई टैग प्रदान किया गया है, ताकि इनको क्या मिल सके, आपके वैश्विक पहचान मिल सके। तो उनके लिए इनको मुख्यतः भौगोलिक संकेतांक दिया गया है, कब आपका 2021-22 में, ताकि इन चित्रों को आपका क्या मिल सके, आपका वैश्विक पहचान इनको मिल सके।